हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 44, 45, 46 और 47। अब इसमें है ना कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि ट्रांसफर बाय को ओनर्स दिया हुआ है 44 और 47 में। ट्रांसफर बाय को ओनर क्या होता है कि मान लो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के 4 को ओनर हैं, ए बी सी और डी। अब मान लो बी अगर अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफर करता है तो ये ट्रांसफर बाय को ओनर है। या फिर मान लो बी और ए अपनी प्रॉपर्टी का दोनों मिलके जितना इनका शेयर है वो ट्रांसफर करते हैं तो भी ये ट्रांसफर बाय को ओनर है। ये दिया है 44 में और फिर 47 में। लेकिन जॉइंट ट्रांसफर एक अलग सिचुएशन बताता है। जोक था जोक, इतना खुश मत हो। अपन भारतीय जॉइंट पार्टी एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो जॉइंट ट्रांसफर क्या सिचुएशन बताता है? जॉइंट ट्रांसफर सिचुएशन बताता है कि बहुत सारे ओनर्स हैं और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर देते हैं या फिर पूरे के पूरे मिलके कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो डिफरेंस समझ रहे हो? को ओनर वाला जो ट्रांसफर है 44 और 47 में, उसमें बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं और एक को ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है या एक से ज्यादा अपना शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी का एक शेयर ट्रांसफर हो रहा है। एक जना कर सकता है, 2 जने कर सकते हैं, 3 ओनर कर सकते हैं। सारे को ओनर मिलके अपनी प्रॉपर्टी का 50% शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है। लेकिन जॉइंट ट्रांसफर में बहुत सारे ओनर हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी या तो ट्रांसफर कर देते हैं या बहुत सारे लोग हैं वो पूरी कोई एक नई प्रॉपर्टी साथ में मिलकर खरीद लेते हैं। इतने में समझ में आ गया तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को मेरा सलाम। लेकिन नहीं समझ में आया तो अपन डिटेल में भी पढ़ रहे हैं ना, टेंशन की बात नहीं है। ट्रांसफर बाय को ओनर सेक्शन 44 एंड 47। 44 पढ़ते हैं पहले, ट्रांसफर बाय वन को ओनर। अब आप पहले बैकग्राउंड समझो। मान लो एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में 1, 2, 3, 4 कमरे हैं। ए इस कमरे में रहता है, बी इस कमरे में रहता है, सी इस कमरे में रहता है, डी इस कमरे में रहता है। फिर ये अपार्टमेंट में यहाँ पे बाहर बालकनी भी है और यहाँ पे किचन है अपना, जहाँ पे सारा खाना वाना बनता है और सारी कबर्ड वगैरह हैं। यहाँ पे कॉमन बाथरूम है, ये लिविंग स्पेस है, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है मान लो, और सब पूरा अपार्टमेंट है जैसा अपार्टमेंट होता है। अब इस अपार्टमेंट के ओनर ए बी सी और डी चारों हैं। ये चारों इक्वली ओन करते हैं इस अपार्टमेंट को। तो ए बोलता है कि मैं अपना है ना शेयर बेच रहा हूँ, और वो अपना शेयर एक्स को बेच देता है। तो अब एक्स को ए का कमरा मिल जाएगा। लेकिन अब एक्स को ए के कमरे के साथ ये लिविंग रूम की एक्सेस, बालकनी की एक्सेस, किचन की एक्सेस, ठीक है, बाथरूम जाने की एक्सेस, ये सब भी तो मिलेगी ना। भले ही ए का शेयर डिफाइंड नहीं है इस प्रॉपर्टी में, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं इसमें कॉमन एंजॉयमेंट का तो ए का है ना हक। तो वो जो राइट है कॉमन एंजॉयमेंट का, वो भी साथ में ट्रांसफर होगा। ये सेक्शन 44 बताता है। इफ वन ऑफ द लीगली कॉम्पिटेंट को ओनर्स ट्रांसफर हिज शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, the transferee shall acquire such share and interest as would be necessary to give effect to that transfer। अब अगर ये अपार्टमेंट में अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो अपार्टमेंट में अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो सिर्फ ए का कमरा थोड़ी ना मिलेगा उसको, उसके साथ बाकी चीजों का भी इंजॉयमेंट का राइट उसको मिलेगा। दूसरे जो शेयर और इंटरेस्ट हैं वो भी एक्स को मिलेंगे। क्या क्या चीजें मिलेंगी? ट्रांसफरी, यहाँ पे जो एक्स है, शेल गेट ट्रांसफरर्स जो कि ए है, राइट टू जॉइंट पोजेशन, कॉमन एरियाज, पार्ट इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इवन द राइट टू इन्फोर्स अ पार्टीशन बट सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज। तो ये इतनी सी बात सेक्शन 44 बताता है कि एक ओनर अगर अपना शेयर बेच देगा तो उस शेयर के साथ जो बाकी चीजें आती हैं साथ में, जॉइंट पोजेशन, कॉमन एरियाज का एंजॉयमेंट, पार्ट एंजॉयमेंट, ये सब भी साथ में मिलेगा। इसका एक एक्सेप्शन है ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस क्या? ऐसा घर जिसमें रह रहे हैं, घर बार चल रहा है, पूरा फैमिली रह रही है। अब जैसे मान लो यही सिचुएशन ले लो, ए और बी हैं, ये दोनों बेटे हैं, और सी और डी माँ बाप हैं, और इन चारों का 25% शेयर है इस प्रॉपर्टी में जो इनका घर है। अब ए जो है उसको नहीं रहना इस फैमिली में, उसकी शादी वादी हो रही है, वो मूव आउट हो रहा है, तो वो अपना शेयर बेच जाता है। अब सेक्शन 44 के हिसाब से अगर एक्स को अपन जॉइंट पोजेशन दे दें, कॉमन एरिया का एंजॉयमेंट दे दें, पार्ट एंजॉयमेंट दे दें, तो ये शाम को जब डिनर कर रहे हैं, फैमिली डिनर जब कर रहे हैं, तो एक्स को भी अपने साथ में थोड़ी ना बिठाएंगे, एक्स को ए का कमरा थोड़ी ना दे देंगे। ये तो फैमिली रह रही है ना भाई पूरी की पूरी। इनके तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा ना कि एक अनजान आदमी आके इनके साथ फैमिली में रहने लग गया एकदम से। तो ड्वेलिंग हाउस में अपना ऐसा सीन है कि अगर एक को ओनर है वो अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है तो फिर ये वाले सारे एंजॉयमेंट के राइट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक्स आके वही किचन यूज कर रहा है जो पूरी फैमिली यूज कर रही है, क्यों ऑकवर्ड हो जाएगा ना, हो नहीं सकता फैमिली में ऐसा।
तो ड्वेलिंग हाउस अपना एक्सेप्शन है। लेकिन एक्स का 25% शेयर जरूर है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। उसका 25% शेयर है, उसकी 25% ओनरशिप जरूर रहेगी प्रॉपर्टी में, और ये प्रॉपर्टी जब भी बिकेगी या मान लो इस प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन होगा या कुछ भी होगा, तब एक्स को अपना 25% शेयर मिल जाएगा। उसको बस ये कॉमन एरियाज का यूज और पार्ट इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब नहीं मिलेगा अगर ड्वेलिंग हाउस का केस है तो। इसके बाद है सेक्शन 47, ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखो इसका एग्जांपल आप ऐसे लो कि मान लो एक फार्मलैंड है, ठीक है। ये फार्मलैंड ए, बी और सी तीनों जॉइंटली ओन करते हैं। किसका कौन सा पार्ट है ये नहीं पता, बस अपने को ये पता है कि ए का 50% शेयर है और बी और सी का दोनों का 25-25% शेयर है। तो आधा ए ओन करता है, 1/4 बी ओन करता है और 1/4 सी ओन करता है। अब मान लो इस पूरे फार्मलैंड का 30% ये बेच देते हैं तीनों मिलके, कि 30% प्रॉपर्टी अपन एक्स को बेच देते हैं। तो 47 इस सिचुएशन में बता रहा है कि अगर शेयर इक्वल होते हैं ट्रांसफरर के बीच में, मान लो ये तीनों 33.33%, 1/3 1/3 1/3 ओन करते, तो 10% तीनों के शेयर से चला जाता है एक्स को। इफ शेयर्स आर इक्वल अमॉन्ग द ट्रांसफरर्स देन द ट्रांसफर शैल टेक इफेक्ट इक्वली। लेकिन दूसरी सिचुएशन है इफ शेयर्स आर अनइक्वल अमॉन्ग द ट्रांसफरर, जो कि अपना वाला एग्जांपल में केस है कि ए के पास आधा है और बी और सी के पास 1/4 1/4 है। देन द ट्रांसफर शैल टेक इफेक्ट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर्स। तो ए का जो शेयर है 50%, उसमें से 30 का आधा शेयर जाएगा, मतलब 15% जो पार्ट है वो ए की तरफ से जाएगा, प्लस 7.5% बी और सी की तरफ से जाएगा, तो टोटल 30%। इतनी सी बात सेक्शन 47 बोलता है। तो ये तो हो गया ट्रांसफर बाय को ओनर, जब प्रॉपर्टी का एक शेयर ट्रांसफर हो रहा है, एक बंदा कर रहा है, सारे बंदे कर रहे हैं, अपने को नहीं मतलब, लेकिन एक शेयर जा रहा है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं जा रही। पूरी प्रॉपर्टी जाती है जॉइंट ट्रांसफर में। तो सेक्शन 45 बताता है जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, व्हेन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन एंड पेमेंट इज मेड। एक बंदा है एक्स, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर कर देता है 2 या 2 से ज़्यादा जनों को। अपन इस एग्जांपल में 2 लेते हैं कि ए और बी को वो ट्रांसफर कर देता है और ए और बी इसको पैसे दे देते हैं। अब वो पैसे दे रहे हैं तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो एक कॉमन फंड से दे रहे हैं या सेपरेट फंड से दे रहे हैं। कॉमन फंड से दे रहे हैं तो मान लो इन दोनों का एक जॉइंट बैंक अकाउंट है और उस जॉइंट बैंक अकाउंट से ये इसका पेमेंट कर रहे हैं, और इस बैंक अकाउंट में ए और बी दोनों 50-50% ओनर हैं, तो इनको 50-50% ओनरशिप दोनों को आधी आधी मिल जाएगी। 50% पार्ट ए का होगा और 50% पार्ट बी का होगा। मान लो इस फंड में 60% ओनरशिप ए की है और 40% बी की है, तो फिर वही डिवाइड हो जाएगा कि 60% ए की होगी प्रॉपर्टी और 40% बी की होगी। सेपरेट फंड से दे रहे हैं मतलब अलग अलग पैसे दे रहे हैं कि भैया 7 लाख इसने दिए और 3 लाख इसने दिए और 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो फिर यहाँ पे 70% पार्ट ए का होगा और 30% पार्ट बी का होगा। ये कॉमन फंड, सेपरेट फंड, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बस इतनी सी बात है कि जो जितने पैसे दे रहा है उतना उसका शेयर होगा प्रॉपर्टी में, अगर वो जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीद रहा है किसी के साथ। ये सेक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्ररी पे तो फिर नहीं अप्लाई होगा। मान लो ये 7 लाख ही दे रहा है, 3 लाख दे रहा है, लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया भैया पैसे अपन अलग अलग दे रहे हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी होगी, ऐसा इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, तो फिर वैसा ही होगा। तो ये तो सिचुएशन हो गई कि प्रॉपर्टी ये जॉइंटली खरीद रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन होगी कि 2 जने साथ में मिलकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कि ए और बी दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी ओन करते थे और वो उन्होंने बेच दी। इसमें वही उल्टा वाला हिसाब लगेगा कि मान लो ए और बी का अगर 50-50% शेयर है प्रॉपर्टी में, तो अगर इस प्रॉपर्टी से जो पैसा है, मान लो एक्स को बेची और एक्स ने इन्हें 10 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख ए को मिल जाएंगे, 5 लाख बी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनका शेयर 50-50 नहीं है, मान लो ए का शेयर 60% है, बी का 40% है, तो इसको 6 लाख मिल जाएंगे, इसको 4 लाख मिल जाएंगे। और ये वाला सेक्शन भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कॉन्ट्ररी से, मतलब पहले ही डिसाइड कर लें कि भैया प्रॉपर्टी में 60-40 है लेकिन बेचेंगे तो 50-50 मिलेगा, तो 50-50 मिलेगा, या जो भी ये डिसाइड करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। तो ये दोनों तो फेयरली काफी सिंपल से सेक्शन है। 45 में प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका प्रॉपर्टी में शेयर कितना होगा, तो जितने पैसे देंगे उसके हिसाब से होगा। 46 में जॉइंट प्रॉपर्टी है इनकी और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो इनको पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, जो इनका प्रॉपर्टी में शेयर होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। और दोनों ही सेक्शन आप कॉन्ट्रैक्ट करके अवॉइड कर सकते हो, मतलब आप पहले डिसाइड कर सकते हो कि भैया ये वाला जो 45 और 46 का रूल है हम पे नहीं लगेगा, हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा परसेंटेज कितना होगा। तो ये थी मेरी सिंपल और स्वीट एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल और स्वीट सा लाइक कर दो ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम से मेरा कंटेंट ज़्यादा रिकमेंड हो, और कमेंट कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो मैं यूजलेस सा लगता होगा कमेंट करना कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, मेरे को फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा इतना कर सकते हो मेरे लिए तो कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो यूट्यूब से भी ज़्यादा डिटेल में मैं टीपीए पढ़ाता हूँ इस कोर्स के अंदर, और यूट्यूब पे जो फ्री प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी यहाँ पे। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि जुडिशरी के लिए कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए टीपीए का, जुडिशरी के लिए आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़े। तो अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।